हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। आज हम बात करने वाले हैं जापान सब इंजीनियर के एग्जाम के बारे में। एग्जाम जापान सब इंजीनियर, तो सबको पता है इसकी एग्जाम डेट क्या है हमारी। जो इसका एग्जाम होगा वो कब होगा? अप्रैल में। ठीक है, ये सबको पता है। नेक्स्ट यदि हम आगे बात करते हैं इसमें कि अब यदि इस पे बात करें तो हमारा जो अभी यदि हम टाइम ले लें 15 दिसंबर से, है ना, 15 दिसंबर से आपके पास 31 मार्च तक का टाइम है। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, इस पे एमपीपीएससी एई का बैच स्टार्ट हो चुका है ना। इस पे यदि हम बात करते हैं तो इस पे हमारा हाईवे इंजीनियरिंग प्लस एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, ये दोनों सब्जेक्ट जो हमारे फिनिश हो चुके हैं, है ना। और इसकी जो टाइमिंग है हमारी ऑफलाइन बैच की, इसकी जो टाइमिंग है वो हमारी मॉर्निंग में 8 to 12, है ना। तो इस टाइम का यदि किसी को एमपीपीएससी एई का बैच ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन आकर बैच ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, हमारा जो एमपीपीएससी सब इंजीनियर का, यदि हम बात करते हैं सब इंजीनियर के एग्जाम की, जो हमारा एमपी सब इंजीनियर का एग्जाम है, एमपी सब इंजीनियर का, इसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी ऑफलाइन आ सकता है वो आ जाएगा ना। इसका जो बैच स्टार्ट होने वाला है वो 15 मार्च से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक, यदि हम इसकी बात करें, इसकी जो टाइमिंग है वो हमारी इवनिंग में 4 बजे से हमारा ये बैच स्टार्ट होगा और इसकी जो टाइमिंग है 4 to 8 है। ठीक, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं ऑफलाइन पढ़ने के लिए वो आकर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी एई का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एमपीपीएससी एई का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी सब इंजीनियर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एमपी सब इंजीनियर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी यदि मैं एमपीपीएससी एई की फीस बता दूं तो इसकी जो फीस है हमारी 15,000 है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है जो हमारा एमपीपीएससी एई का जो एग्जाम जो है, कैलेंडर जो आया है उसमें जो एग्जाम डेट है वो हमारा कब होगा? ये एग्जाम हमारा जून में होगा। ऐसे यदि हम एमपी सब इंजीनियर के एग्जाम की बात करें तो इसका जो एग्जाम है हमारा अप्रैल में होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं किस तरीके से हमको, यदि हम जैसे बात करते हैं यहाँ पर अभी हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं। हमारे पास 15 दिसंबर से भी यदि आप लेकर चलते हो तो 15 दिसंबर से ये 16 डेज हमारे ये बचे हुए हैं। ठीक है, और कोशिश ये पूरी की जाएगी कि 31 मार्च तक हमारा जो सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अप्रैल में हमको डेट मेंशन नहीं है कि कब होगा, लेकिन एग्जाम हमारा अप्रैल में होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो मार्च में कंप्लीट हो जाए और अप्रैल में जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, है ना, उस पे आप रिवीजन कर सको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको और टेस्ट सीरीज लगा सको। ठीक है, उसका यदि हम बात करते हैं, जनवरी में हमारे पास 31 डेज है। फरवरी में यदि हम बात करते हैं तो फरवरी में हमारे पास 28 डेज हैं। ठीक है, और मार्च में यदि हम बात करते हैं तो मार्च में हमारे पास 31 डेज है। ठीक है, इस तरीके से यदि हम पूरे बात करें तो आज से यदि हम बात करते हैं, आज से 15 दिसंबर से यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो टाइम बचा हुआ है 106 दिन है। ठीक है, अब हमारे पास जो एक टाइम बचा हुआ है सिर्फ 106 दिन हमारे पास है और इस पे हमको क्या करना है, इसी पे हमको मेहनत करनी है। अच्छा, इससे पहले मैं सिलेबस डिस्कस पहले ही कर चुका हूं। आज मैं बताऊंगा कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए यदि आप डिटेल से पढ़ रहे हैं तो मिनिमम कितना टाइम आपको लेना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एमपी सब इंजीनियर का सिलेबस बहुत ज्यादा। अब यदि कोई भी हो जो एमपीपीएससी एई का एग्जाम दे रहा है तो सब इंजीनियर का एग्जाम भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब इंजीनियर का एग्जाम भी आपका देंगे, है ना। तो आपको यदि बात करें तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, किसी भी सब्जेक्ट को मिनिमम इतना तो पढ़ ही सकते हैं। अब यदि हम बात करते हैं अप्रैल में हमारा ये एमपी सब इंजीनियर का एग्जाम होगा और उसके बाद हमारा जून में किसका पेपर होगा? एमपीपीएससी एई का एग्जाम होगा। तो इसके लिए हम बात करते हैं, अभी जो हम बात कर रहे हैं एमपी सब इंजीनियर की, ये तो थी बैच की इंफॉर्मेशन। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर में आके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारे सब्जेक्ट है उनको किस किस तरीके से स्टडी करना है। हमारे पास टोटल जो टाइम बचा है अभी 106 दिन हमारे पास बचे हुए हैं।
ठीक है। अब इस पे यदि हम बात करते हैं हमारे जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट का डिस्कशन मैंने पहले भी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट को मिनिमम कितना आपको पढ़ना है ना, ताकि आप एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल अभी से बना सकें। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आपको इसी तरीके से ही पढ़ाई करनी है, ठीक। यदि हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जो सबसे पहला सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन एंड ड्राइंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन एंड ड्राइंग। बिल्डिंग मटेरियल वाला जो 70% पोर्शन है ये मैं करा चुका हूँ YouTube में, है ना, आप उसकी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। आपका 70% जो बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, 30% है उसके रिमेनिंग जो वीडियो बचे हैं वो आ जाएंगे। आपको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट और ड्राइंग वाला पार्ट। ड्राइंग वाले पार्ट में यदि बात करें तो ड्राइंग से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, एक आध क्वेश्चन ये अभी तक देखने को मिला है। यहाँ पर बिल्डिंग बायलॉज से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है जो कि आप कंस्ट्रक्शन के अंदर पढ़ लेते हैं। तो इस पूरे सब्जेक्ट पे यदि हम बात करते हैं तो इसको कम से कम तो आपको 10 दिन में तो आपको कंप्लीट करना ही है ना, या बोल सकते हैं 10 दिन नहीं तो आप 9 दिन में तो आप इसको कंप्लीट कर ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। मटेरियल है 70% इसका कंप्लीट हो चुका है। आपको पढ़ना क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड ड्राइंग, ठीक। नेक्स्ट सब्जेक्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका वो है आपका सर्वे। सर्वेइंग को मिनिमम आपको 8 दिन तो आपको सर्वेइंग को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक, डिटेल में पढ़ना और इन 8 दिन में। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका ओसीएफ वाला पार्ट भी है और हाइड्रोलिक मशीन वाला पार्ट भी है, जो कि व्यापक सब इंजीनियर में पूछा जाता है। और यदि हम हाइड्रोलिक मशीन की बात करते हैं या पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स को आपको कम से कम 10 दिन तो रहना ही चाहिए, इतने में आपको कंप्लीट कर ही लेना है। क्योंकि यदि हम बात करते हैं आप आसानी से, यदि हम बात करें तो आप 4 घंटे यदि एक दिन में पढ़ते हैं टेक्निकल पोर्शन को भी, तो 40 घंटे में आप आसानी से फ्लूइड मैकेनिक्स वाले पार्ट को आप पूरे डिटेल से कंप्लीट कर सकते हैं विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका वो है आपका सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स से यदि हम बात करते हैं तो सॉइल मैकेनिक्स जो है आपको 9 डेज में आपको इसको सॉइल मैकेनिक्स को कंप्लीट करना है और डिटेल से स्टडी करते हुए, ठीक। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। यदि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हमारे पास एनवायरमेंट 1 और एनवायरमेंट 2 होता है ना, जिसपे से यदि हम व्यापम सब इंजीनियर में बात करते हैं या एमपी सब इंजीनियर जो हमारा एग्जाम है उसमें जो है एनवायरमेंट 2 से कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एनवायरमेंट 1 का जो पार्ट है उससे आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसको बड़ा सब्जेक्ट है हमारा एनवायरमेंट, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है ना, थोड़ी सा लेंथी भी होता है। तो आपको कम से कम इसको 10 दिन में तो मिनिमम 10 दिन में आपको एनवायरमेंट इंजीनियरिंग को कंप्लीट करना ही चाहिए, ठीक। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की यदि हम बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक आपका होता है हाईवे इंजीनियरिंग, एक आपका होता है रेलवे इंजीनियरिंग और एक आपका होता है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। अब यदि हम बात करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग से अभी तक ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। जैसे यदि हम बात करते हैं हाईवे में भी आप पूरा हाईवे पढ़ लोगे। व्यापम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली हाईवे में हिल रोड वाला जो टॉपिक है उससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल हिल रोड से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अभी तक हाईवे से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब जो 1-2 साल का ट्रेंड है उस पर यदि हम बात करते हैं तो रेलवे के क्वेश्चन पूछे जाने लगे। जैसे अभी आप देखोगे एमपीपीएससी एई के पेपर में भी हमारा रेलवे के क्वेश्चंस ज्यादा आए हुए थे, है ना। और एयरपोर्ट तो छोटा सा सब्जेक्ट है तो आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हो। और इन सबको कंप्लीट करने में आपको मिनिमम में यदि बात करूं तो 12 डेज तो फिर भी लगेगा ही लगेगा, है ना। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास वो होता है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। अब वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में भी यदि हम बात करते हैं तो इसमें 2 सब्जेक्ट हैं आपके इसके अंतर्गत। एक तो आपका होता है इरिगेशन इंजीनियरिंग और एक आपका होता है हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग। अब यदि यहाँ पर बात करते हैं इरिगेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हाइड्रोलॉजी जो है आपको जितना आप एमपीपीएससी एई में डिटेल में पढ़ते हो उतना ज्यादा यहाँ पर हाइड्रोलॉजी नहीं पूछा जाता। 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको हाइड्रोलॉजी से भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो यदि इसकी बात करते हैं तो इन दोनों को मिलाकर यदि आप
बात करें कि कितने दिन पढ़ना चाहिए, तो कम से कम 10 दिन तो आपको इसको देना ही पड़ेगा, जिसमें से 6 दिन आप इरिगेशन को पढ़ सकते हो और 4 दिन आप हाइड्रोलॉजी को कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करता हूँ, तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के बाद आपका सब्जेक्ट होता है क्यूएससी, और इसी के साथ आपको सीपीएम को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि सीपीएम से भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यदि हम इसकी बात करें तो इसके लिए आपको मिनिमम 7 डेज में आपको ये दोनों सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, फिनिश कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होता है हमारे पास वो है आपका ब्रिज इंजीनियरिंग और टनल इंजीनियरिंग। ब्रिज इंजीनियरिंग एंड टनल इंजीनियरिंग। अब ब्रिज इंजीनियरिंग और टनल इंजीनियरिंग की यदि बात करें तो इसमें से कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, या तो ब्रिज इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आ जाएगा तो टनल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन नहीं आएगा, या टनल से क्वेश्चन आएगा तो ब्रिज से नहीं आएगा। तो इसको बहुत छोटे सब्जेक्ट है, इनको आप आसानी से 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो हमारे स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट। स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट यदि हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट में, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट में यदि मैं बात करूंगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा एप्लाइड मैकेनिक्स, उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो आपको फॉर्म पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आपको टॉस से भी थोड़ी बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक, उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो आपको आरसीसी पढ़नी है और आपको स्टील पढ़नी है। ठीक, अप्लाइड मैकेनिक्स की यदि हम बात करें तो अप्लाइड मैकेनिक्स को आप आसानी से 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, सॉम और टॉस की यदि हम बात करते हैं तो इन दोनों को मिलाकर आप इसको आसानी से 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। आरसीसी थोड़ी सा बड़ा होता है ना, जिसपे कि आपको ज्यादा से ज्यादा कोडल प्रोविजन पढ़ने हैं, और यदि आप क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आपसे आरसीसी के कोडल प्रोविजन आपको बनेंगे नहीं। तो आप कोशिश करना कि आप कोडल प्रोविजन के साथ साथ ही क्या करो, आरसीसी के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो, तो आप आसानी से आरसीसी को, क्योंकि आप यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल में कंक्रीट एक टॉपिक है, जब उसको पढ़ोगे तो आपका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो आरसीसी का वैसे ही कवर हो जाएगा, है ना। तो या तो आप कंक्रीट यहाँ पर पढ़ लो या आरसीसी पढ़ते टाइम पे आप यहाँ पर कंक्रीट को कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं स्टील में भी हमारे कोडल प्रोविजन होते हैं, इसको आप आसानी से मिनिमम 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से भी हम बात करते हैं टेक्निकल पोर्शन की, तो टेक्निकल पोर्शन में हमारे ये सब्जेक्ट है और इसको कितने कितने दिन पे कंप्लीट करना है ये आपको मैंने बता दिया। आप आसानी से यदि आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो तो आप ये पैटर्न लेकर आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है सब इंजीनियर के, इसमें 15 मार्च से, है ना, इसमें इसी तरीके से हमारा जो है शेड्यूल चलेगा, है ना। मैं एक वीडियो बना दूंगा और मैं ये बता दूंगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट किस किस दिन कितने कितने दिन में हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं ये बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो पे कि कौन सा सब्जेक्ट कब स्टार्ट होगा और कब कंप्लीट होगा। यदि किसी का कोई सब्जेक्ट वीक है तो वो सब्जेक्ट भी आकर पढ़ सकता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें, इसको मैं रख कर देता हूं। अब हम बात कर लेते हैं नॉन टेक वाले पोर्शन की। ठीक, नॉन टेक वाले पोर्शन की। अब यदि नॉन टेक वाले पोर्शन की यदि हम बात करें तो आपको पता होगा, लास्ट वीडियो यदि आपने देखा होगा तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कितने सब्जेक्ट होते हैं आपके, टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं नॉन टेक में। जैसे यदि हम सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो इसमें हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो है जनरल मैथ्स। ठीक, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका जनरल एप्टीट्यूड या रीजनिंग। नेक्स्ट है आपका साइंस। इसके बाद यदि हम बात करते हैं साइंस के बाद हमारा क्या होता है, हिंदी, जनरल हिंदी, जनरल कंप्यूटर, जनरल इंग्लिश, और आपका होता है नेक्स्ट पोर्शन होता है वो आपका होता है जीके, जनरल नॉलेज। ठीक है, तो ये 7 सब्जेक्ट हैं जो कि आपको नॉन टेक वाले पोर्शन में करने हैं। अब इस पे यदि मैं बात करूं, जैसे जनरल मैथ्स है तो जनरल मैथ्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक टॉपिक पढ़ना और डेली इसके आपको 15 क्वेश्चन जो है वो डेली आपको इसके सॉल्व करने हैं, है ना। टॉपिक वाइज आप क्या करो, कोई भी एक बुक ले लो या आप एक टॉपिक जो भी आपका इसका सिलेबस है मैथ्स का, है ना, मैं एक वीडियो लाके आपको बता दूंगा कि हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, एक टॉपिक पढ़ना है और उसके 2-3 दिन तक आपको उसी टॉपिक के क्वेश्चन लगाने हैं। आपको डेली मैथ्स के 15 क्वेश्चंस तो लगाने ही हैं।
उसके बाद यदि हम बात करते हैं रीजनिंग में सारे टॉपिक पढ़ने के काम के नहीं होते हैं। आपको क्या करना है रीजनिंग में, जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होते हैं उनको आपको वीक में एक टॉपिक उठाना है और उस दिन आपको उसके क्वेश्चन को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है ना। तो इसको क्या करना है, वीक में सिर्फ एक टॉपिक उठाना है और उस टॉपिक के आपको क्वेश्चन करने हैं उसी दिन, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका आता है फिजिक्स। अब फिजिक्स की यदि हम बात करें, यदि आपने अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ा है तो मोस्टली जो आपके टॉपिक हैं वो आपके अप्लाइड मैकेनिक्स में ही कवर हो जाएंगे। जो थोड़ी बहुत जो टॉपिक बचेंगे वो आप फिजिक्स में कंप्लीट कर लेना है ना। तो फिजिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स एक ही है। आप मैक्सिमम जो टॉपिक हैं अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके होंगे और जो थोड़ी बहुत रिमेनिंग टॉपिक होंगे आप उनको फिजिक्स में कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चन देते हैं और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो होता है आपका बायोलॉजी। अब यदि मैं बात करता हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो फिजिक्स तो जब आप अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वहां पे ही आपका कवर हो जाएगा। बचा आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो इसके लिए आप दृष्टि की साइंस की बुक आती है, आप उस बुक को परचेज कर सकते हो और उससे आप क्या कर सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं हिंदी की, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, और ये चीज याद रखना यहाँ पर जो साइंस आती है वो 10th लेवल की, ऐसा उस पर नोटिस पर लिखा है कि 10th लेवल की आती है, लेकिन अच्छी खासी लेवल की आती है आपकी साइंस, ठीक। तो आप दृष्टि की जो बुक आती है साइंस की उस बुक को परचेज कर लो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आपको लगाने ही चाहिए। हिंदी की यदि हम बात करते हैं तो हिंदी में आप लुसेंट की बुक ले लो, लुसेंट की बुक ले लो और लुसेंट की बुक को पढ़ने के बाद एक टॉपिक पढ़ने, हिंदी बहुत छोटा सा है ना, और इसके आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो तो आपको इजीली बनेंगे, ठीक है। मैं सेपरेट नॉन टेक का हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस करके आपको बता दूंगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। तो हिंदी एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप इजीली 10 से 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हो हिंदी सब्जेक्ट को, है ना, बहुत आसान होता है, आसानी से बन जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो कंप्यूटर में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको लगाने ही है, कंप्यूटर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको लगाने ही है। आप करंट पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, करंट पब्लिकेशन की कंप्यूटर की बुक आती है तो आप वो ले सकते हैं, या तो आप परीक्षा मंथन ले सकते हैं, परीक्षा मंथन बुक ले सकते हैं। और इन दोनों बुक को पढ़ने का थ्योरी पोर्शन तो आप यहां से पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। अब यहां पर कंप्यूटर में भी यदि हम बात करते हैं तो कंप्यूटर में जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमएस ऑफिस से, एमएस ऑफिस से, ठीक है। अब यदि मैं बता दूं जो जो क्लास ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो उनको आपका एमएस ऑफिस जो है उसकी क्लास लगाई जाएगी और आपको एमएस ऑफिस की प्रैक्टिकल क्लासेस दी जाएंगी, है ना। तो वीक में आपको 2 दिन आपको एमएस ऑफिस की क्लास जो है अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें आपको एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, है ना, पावर पॉइंट, ये सारी चीज आपको क्या कराई जाएंगी, उसका प्रैक्टिकल कराया जाएगा, सिखाया जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं थ्योरी वाले पार्ट की, तो थ्योरी वाले पार्ट के लिए आप करंट पब्लिकेशन की बुक या परीक्षा मंथन में से कोई एक बुक लेकर इसको पढ़ सकते हैं। और जो थ्योरी जैसे हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ मेमोरी की यदि बात करें तो वो सारी चीज आप थ्योरी बुक से पढ़ सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। और यदि हम बात करते हैं एमएस ऑफिस की, तो एमएस ऑफिस के लिए आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा क्लास में ही, है ना। वीक में 2 दिन आपकी क्लास लगेगी आपकी एमएस ऑफिस की। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश की यदि हम बात करते हैं तो जनरल इंग्लिश बहुत आसान इंग्लिश आती है ना। इस पे यदि हम बात करते हैं तो इसके लिए जो आपको बुक लेनी है वो आपको लुसेंट की बुक लेनी है ना। और आपको जो बुक से भी आप पढ़ना चाहते हो जनरल इंग्लिश आप उस बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाने हैं, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो सबसे ज्यादा आपको लगाने हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और किसके, व्यापक के। और आप सिर्फ स्टडी के लिए लुसेंट की बुक हिंदी की ले सकते हो और इंग्लिश की ले सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज के लिए यदि बात करूं तो जीके के लिए आपको जो पढ़ना है बेसिकली आप यदि बात करते हैं एमपी जीके की, तो एमपी जीके से आपके इस जीके वाले पोर्शन पे आपके 5 to 6 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, है ना, 5 to 6 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बाकी जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो करंट के क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। तो करंट अफेयर के लिए आप मंथली मैगजीन कोई भी ले सकते हैं, है ना, और उससे आप मंथली आपको क्या करना है, करंट अफेयर को पढ़ते जाना है, ठीक है। बाकी 5 से 6 मार्क्स के लिए आपको एमपी जो है वो पढ़ना पड़ेगा। अब जिन लोगों ने एमपीपीएससी की तैयारी की है उनको तो एमपी जी की डिटेल से पढ़ना पड़ता है ना।
तो इस तरीके से आप नॉन टेक वाले पोर्शन के लिए भी आप इसकी तैयारी कर सकते हो। मैंने बता दिया मैथ्स के आपको क्या करना है, डेली 15 क्वेश्चंस लगाने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। एक टॉपिक उठाओ, है ना, उस टॉपिक को कंप्लीट करो और 2 या 3 दिन में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 3 दिन में आप 15 क्वेश्चंस करते जाओ और फिर उस टॉपिक के क्या करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ। रीजनिंग की यदि हम बात करते हैं तो वीक में एक टॉपिक उठाना है जो कि कॉन्सेप्चुअल होता है, जैसे स्लॉग्स वाला टॉपिक हो गया, है ना। तो इन टॉपिक के आप नोट्स बना लो और क्या करो, वीक में एक ही दिन आपको रीजनिंग पढ़नी है और उसके क्वेश्चंस की जो है आपको प्रैक्टिस करते जानी है। साइंस की मैंने बता दिया, केमिस्ट्री पढ़नी है और बायोलॉजी पढ़नी है, क्योंकि फिजिक्स आप अप्लाइड मैकेनिक्स में मैक्सिमम पोर्शन आप पढ़ चुके रहते हैं। तो कुछ टॉपिक बस बचते हैं आपके यहाँ पर फिजिक्स में जो कि आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगे और आप दृष्टि की बुक जो साइंस की आती है उससे पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए लुसेंट की बुक आती है उसको पढ़ लो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लो। कंप्यूटर की यदि हम बात करते हैं तो कंप्यूटर के लिए आपको एमएस ऑफिस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी से, है ना, क्योंकि इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं और इसकी थ्योरी के लिए आप ले सकते हो किरण कोटिकेशन की बुक और परीक्षा बंधन। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इंग्लिश के लिए लुसेंट की बुक ले लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लो। जीके के लिए हम यदि बात करते हैं तो एमपीजीके आप पढ़ सकते हो। एमपीजीके पढ़ने के लिए आपके पास सबसे अच्छी बुक है परीक्षा धाम, उस पे से आप पढ़ लो और उस पे से 5-6 क्वेश्चंस आपसे इजीली बन जाएंगे। और आपको पढ़ना है मंथली मैगजीन के लिए, मंथली मैगजीन पढ़ोगे करंट अफेयर के लिए। तो ये इस तरीके से आपका नॉन टेक वाला पोर्शन होगा कंप्लीट और आपका टेक्निकल वाला पोर्शन कुछ इस तरीके से कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जो ये टेक्निकल के सब्जेक्ट हैं किस दिन में कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, वो टाइम टेबल मैं आपको दे दूंगा। आप उसमें से यदि आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो आप सब्जेक्ट वाइज भी आकर हमारे इंस्टीट्यूट में आकर क्लास जो है वो कर सकते हैं और सब्जेक्ट अपना पढ़ सकते हैं। मैंने फीस बता दी। एमपीपीएससी एई का बैच जो है आपको वो चालू हो चुका है। एमपी सब इंजीनियर का जो है नया बैच जो है वो 15 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो आप जल्दी से जल्दी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। मैंने फीस भी बता दी। एमपी सब इंजीनियर की जो फीस है आपकी 12000 है और एमपीपीएससी एई की जो फीस है आपकी वो 15000 है। उसमें ही मैंने आपको ये बता दिया, टाइमिंग भी बता दिया कि एमपीपीएससी एई की जो टाइमिंग है, एमपीपीएससी एई का जो टाइमिंग है वो आपका कब से है, मॉर्निंग में, और एमपी सब इंजीनियर का जो टाइमिंग है वो क्या कब है आपका, इवनिंग में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये मिनिमम टाइम मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट के हर एक सब्जेक्ट के लिए मिनिमम इतना टाइम तो आपको देना ही चाहिए। इस पे आपके मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सब्जेक्ट और होता है जिससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ऑटोकैड, है ना। ऑटोकैड से भी कभी-कभार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो। तो ये पूरा टाइम टेबल यदि आप देखोगे, इन सबको सम करोगे तो आपका जो है 105 दिन में आपका पूरा का पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके पास टाइम नहीं है, आपको अब पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा आपके पास, जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उस पर, तो उस पर आपकी रिवीजन की क्लासेस चलेंगी और आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। आपको टेस्ट लगाने हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।